हेलो फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक भारतीय इतिहास के क्रम में भारत के वायसराय और जनरल गवर्नर का टॉपिक चल रहा है। इसके पहले हमने देखा था भारत के जनरल गवर्नर के बारे में। आज हम देखेंगे भारत के वायसराय के बारे में, इनका कार्यकाल क्या रहा और इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके पहले हम देख लेते हैं भारत के जो जनरल गवर्नर थे। अंतिम में लॉर्ड डलहौजी ने एक हड़प नीति अपनाई थी, जिसके तहत उसने कई प्रांत को हड़प नीति के तहत अपने प्रांत में मिला लिया और वहीं से जो उसको हड़पने के बाद जो आगे क्रांति होती जिसे 1857 की क्रांति कहते हैं, और उसी क्रांति के बाद जो क्रांति का अंत होता है, इस क्रांति में ब्रिटिश कंपनी की जीत होती है। वहीं से कंपनी का अंत करके डायरेक्टली शासन कर लिया जाता है, जिसे वायसराय का नाम दिया गया है। तो देखते हैं हम, जो हमारे अंतिम भारत के जनरल गवर्नर बने थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति हुई थी और उस क्रांति के बाद इनको ही लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय घोषित कर दिया गया, जो 1758 में इन्हें भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया, 1757 में। तो जो इनका कार्यकाल चलता है 1856 से 1863 तक। इन्हीं बीच में 1856 में जब यह भारत के जनरल गवर्नर के रूप में नियुक्त होते हैं, आगे चल के इन्हें जब 1857 की क्रांति का सामना करना पड़ता है, उसके बाद जब यह क्रांति में इनकी विजय होती है, जब यह ब्रिटिश कंपनी जीत जाती है, वहीं से 1857 क्रांति के बाद 57 में ही वायसराय नियुक्त कर दिया जाता है लॉर्ड कैनिंग को। तो आगे देखते हैं हम, 1857 की क्रांति के समय का वायसराय माना जाता है लॉर्ड कैनिंग को। इनके समय में कुछ कार्य हुए थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको देखते हैं हम। भारतीय दंड संहिता जिसे आईपीसी के नाम से जानते हैं, जो एक धारा के नाम से जाना जाता है, जिसे आईपीसी के तहत जितनी धाराएं लगती हैं, आज के भी समय में जो हमारे पॉलिटिक्स में धाराएं हैं वो सब आईपीसी के तहत धारा यूज होती है। जैसे हो गया हमारा धारा 370, धारा 144, इस तरह के जो धाराएं हैं वो सब आईपीसी के तहत आते हैं, जिसे दंड संहिता के नाम से जाना जाता है, जिसका भारत में स्थापना किया था 1807 में लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह का जो 1856 में इसने एक अधिनियम लगाया, जिसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कहा जाता है, जो 1856 से यह लागू हुआ। जो ईश्वरचंद्र जो थे, उनके सहयोग से ईश्वरचंद्र के जो लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लगाया और यहीं से जो है हमारी विधवाओं की पुनर्विवाह कर सकती हैं, इस तरह का अधिकार लाया गया। 1857 में इनके समय में कोलकाता, मद्रास और मुंबई में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी का मुख्यालय था एक कोलकाता में, मद्रास में और मुंबई में। इनका जो 3 मुख्यालय था, वहीं पर इन्होंने अपना जो है विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। तो ये था हमारा लॉर्ड कैनिंग के बारे में जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। लॉर्ड कैनिंग के बारे में जो है एक बार इक्वल करते हैं कि भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, भारत के अंतिम जनरल गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, और इनके समय में जो कार्य हुए, जो आईपीसी धारा लागू किए, जो 1860 में जो लॉर्ड कैनिंग लगाए थे, विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में, और मद्रास, कोलकाता, मुंबई में जो विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी वो लॉर्ड कैनिंग के समय में कराया गया था। फिर आगे आते हैं हम लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो थे, इनका कार्यकाल चला था 1859 से 72 तक। आप सोच रहे होंगे कि सर इतना गैप क्यों है, जो 63 से लेकर सीधा 79 तक पहुंच गए हैं। तो जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे, हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत में हम जो हमारे गवर्नर वायसराय बने थे उनका एक चैप्टर हम आपको दे देंगे, उसमें आप क्रम से सबको याद कर सकते हैं कि उनका कार्यकाल क्या था, उनका नाम क्या था। तो हम देखते हैं पहले जो एग्ज़ाम में पूछता है उससे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉर्ड मेयो एग्ज़ाम में इनका बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है। जो इनका कार्यकाल 1869 से लेकर 72 तक चला था। 1872 में इन्होंने पहली बार जनगणना, भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत किसके काल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो ने भारत में पहली बार 1772 में जनगणना की शुरुआत करवाई, जो आगे चलकर लॉर्ड रिपन के समय में जो है
पूर्व आधुनिक जो लॉर्ड रिपन है उनके समय में जो जनगणना है वह एक विस्तृत रूप से किया जाने लगा। जो लॉर्ड मेयो थे इनके समय में सिर्फ जनगणना का शुरुआत हुआ था। आगे आते हैं 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की गई। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना जो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ। फिर पोर्ट ब्लेयर में एक जगह है, पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार में, वहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई जो लॉर्ड मेयो की अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में। तो पूछा जाता है कि भारत के वह वायसराय का नाम बताइए, भारतीय वायसराय का नाम जिनका मृत्यु हुआ उनके समय में, उनके कार्यकाल के समय में उनकी मृत्यु हुई थी, तो वो थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो एक ऐसे वायसराय थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल, उनके समय में ही हो गई थी। आगे देखते हैं हम लॉर्ड लीटन और लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लीटन और लॉर्ड रिपन को याद करने का ट्रिक है, मेयो के बाद लीटन, लीटन के बाद रिपन, आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। तो लॉर्ड लीटन का कार्यकाल देखते हैं हम, 1876 से 80 तक इनका कार्यकाल चलता है। ये वायसराय बने भारत के। 1878 में इन्हें अकाल, इनके समय में एक भीषण अकाल पड़ा था और अकाल को दृश्य में देखते हुए एक अकाल आयोग नियुक्त किया गया भारत में। एक अकाल नियुक्त किया गया जिसकी स्थापना रिचर्ड सूची के नाम से, जो रिचर्ड थे उन्हीं के नाम से रिचर्ड सूची रखा गया और इसके जो मुख्य थे वो थे रिचर्ड। इन्हीं की अध्यक्षता में अकाल को देखते हुए अकाल आयोग की स्थापना जो नियुक्ति की गई थी लॉर्ड लीटन के समय में। आगे चल के वर्नाकुलियर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलियर प्रेस एक्ट जो है, जो 1878 में जो है भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसके समय में? लॉर्ड लीटन के समय में। लॉर्ड लीटन ने किया क्या कि जो भारतीय समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिस भारतीय पत्र का नाम था वर्नाकुलियर प्रेस एक्ट। इसी एक्ट जो प्रेस था इसको बंद कराया गया लॉर्ड लीटन के समय में। लॉर्ड लीटन ने इस प्रेस, जो एक तरह से न्यूज है जिसे हम आज वर्तमान में मीडिया, पेपर, समाचार पत्र के नाम जानते हैं, इसका जो अंत करवा देता है लॉर्ड लीटन ने कि जो भारतीय पत्र हैं उसका भारत में प्रचलन नहीं होगा। क्योंकि जो लीटन था वह जानता था कि भारत में जो अन्य कार्य हो रहे हैं जिससे भारतीय उत्साह होंगे एक क्रांति लाने के लिए, जैसा 1857 की क्रांति में देखा गया था, उसने इस तरह से इन पर रोक लगा दिया कि जो प्रेस एक्ट है, जो मीडिया का जो समाचार पत्र है, इस तरह पर वो प्रतिबंध लगा देता है। और आगे चल कर देखते हैं भारतीय शस्त्र अधिनियम। जो भारतीय हैं, जो भारत के लोग हैं, उनको शस्त्र रखने का अधिकार नहीं देता है। यह भारतीय शस्त्र अधिनियम एक लाया गया जो 1878 द्वारा शस्त्र रखना मना कर दिया गया कि आपको जो है कोई भी अस्त्र अपने पास नहीं रखना है। जो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1778 में लॉर्ड लीटन ने जो शस्त्र न रखने की एक अधिनियम पारित किया, जो 1778 में यह पारित हुआ। इसके समय में सिविल सेवा में परीक्षा की आयु 21 से 19 वर्ष कर दी गई। इसके पहले जो सिविल सेवा में जो यूपीएससी जो वर्तमान में कहते हैं, जो सिविल सेवा की परीक्षा हो रही थी, आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष लॉर्ड लीटन के समय में करवा दिया गया। क्योंकि लीटन जानता था कि अगर इनको ज़्यादा समय देंगे तो तैयारी करने का ये लोग भी सिविल सर्विस में अपना भाग ले सकते हैं, इसलिए उसने उसे 21 से घटाकर 19 कर दिया ताकि ये लोग सिविल सर्विस में ना पहुंच पाए। और इसके कार्यकाल में 21 से 19 वर्ष कर दिया गया। इसे आप याद रखेंगे कि सिविल सर्विस का जो आयु जो होता है लेने का एग्ज़ाम में 21 था, लेकिन इसने 19 वर्ष करवा दिया। इसे साहित्य जगत में उसने जो है एक प्रसिद्ध, अपने कार्यकाल में इसे एक राइटर के रूप में भी जाना जाता था। इसने ओवन मार्डियन नामक जो है एक बुक भी लिखी और ये प्रसिद्ध भी था, अपने राइटर के नाम से भी इसे एक लेखक का संज्ञा दिया जाता है लॉर्ड लीटन को। फिर आगे देखते हैं हम लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लीटन का कार्यकाल समाप्त होता है। फिर आते हैं लॉर्ड रिपन जिनका कार्यकाल 1880 से 84 तक चलता है। लॉर्ड लीटन एक ऐसे वायसराय थे जिनके कार्यकाल से लगने लगा कि भारत जो है एक अच्छी विकसित की ओर बढ़ रहा है
और यहीं से स्वतंत्रता का एक लहर दिखाई देने लगती है। इनके इस समय में एक राइटर थे जिनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्होंने रिपन को भारतीय का उद्भव यानी भारत का उद्धारक का संज्ञा दिया है कि जो रिपन है इनके समय में भारत का कुछ उद्धार हो रहा है और भारत जो है विकास की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि इन्होंने लॉर्ड रिपन ने जो है एक जो प्रेस एक्ट था जो इसने बैन करवा दिया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में जो वार्निकुलर प्रेस एक्ट है उसे समाप्त कर दिया और यहीं से आप जो है समाचार पत्रों का फिर से प्रचलन कर सकते हैं। इस तरह का उसने अधिकार दिया और इसके समय में 1882 में ही हंटर कमीशन आया जो प्रारंभिक शिक्षा की बात करता है। इसके पहले हमने देखा था लॉर्ड जो थे डलहौजी के समय में आता है एक शिक्षा नीति। उस शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय की जो है वहाँ की शिक्षाओं की बात करता है। और जब लॉर्ड रिपन आता है, रिपन ने इसके समय में एक हंटर कमीशन बैठाया गया। कमीशन में जो प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई, प्रारंभिक शिक्षा जो है कि कैसे प्रारंभिक शिक्षा में इन्हें भारतीयों को भी शिक्षा जो है 1 से या जो है उनको 0 से 1 शिक्षा दी जाएगी, इस तरह का बात जो है किया हंटर कमीशन ने। इसके समय में स्थानीय स्वतंत्रता का शासन का जनक माना जाता है। यहीं से जो है भारत को स्वतंत्रता की ओर बढ़ने की एक दृश्य दिखाई देने लगती है। 1881 में जो है 1881 में प्रथम नियमित जनगणना, यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, आप इसे ज़रूर याद करेंगे कि 1881 में जो है नियमित जनगणना होने लगी। किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। इसके पहले हमने देखे थे कि लॉर्ड मेयो के समय में जो है 1872 में पहली जनगणना होती है जो आंशिक रूप से, लेकिन जब रिपन आता है इसके समय में जो है जो प्रथम जनगणना नियमित रूप से होने लगी। अब जो भारत में पूरा नियमित तौर से जनगणना होगा। वर्तमान में जो जनगणना होती है जो 10 साल के बाद होता है, जो अभी 2011 में 2021 में हुआ। और फिर इसके बारे में देखते हैं 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम। इसने कारखाना में कार्यकर्ताओं के प्रति एक उदारवादी नीति अपनाई। कारखाना में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हों उनको ऊपर किस तरह का व्यवहार किया जाएगा, उस तरह का इसने जो है अधिनियम लाया। और यहीं से माना जाता है कि लॉर्ड रिपन जो है एक स्वतंत्रता का जो लहर दिखाई दे रहा है। फिर इसने कलवर्ट विल जो है एक विल बनाया जिसे हम डलवर्ट विल के नाम से जानते हैं। डलवर्ट विल क्या है? डलवर्ट विल क्या है कि जो जज हुआ करते थे, ब्रिटिश के जो जज हुआ करते थे और जो भारतीय जज हुआ करते थे, भारतीय जज जो है अपने ही समाज के लोगों को न्याय दे सकते थे। ब्रिटिश के जो उसमें लोग थे उनको न्याय नहीं दे सकते थे। और जो ब्रिटिश के जज थे वह सभी को न्याय देते थे। लेकिन रिपन ने एक नियम लगाया जिसे डलवर्ट विल कहा जाता है। डलवर्ट विल क्या है? डलवर्ट विल में क्या है कि जो भारतीय जज हुआ करते थे और जो ब्रिटिश के जज हुआ करते थे, जज द्वारा जो न्याय दिया जाता था, जो भारतीय जज थे वो सिर्फ अपने समाज के सिर्फ भारतीय लोगों को ही अपना न्याय दे सकते थे, ब्रिटिश लोग को नहीं दे सकते थे। और जो ब्रिटिश जज थे वह सबको, भारतीय को और ब्रिटिश को अपना न्याय दे सकते हैं। और इस तरह का जो लॉर्ड रिपन देखता है उसने एक डलवर्ट बिल लाया। इस बिल के तहत जो जज हैं, जज एक समान होंगे, चाहे वो भारतीय हो चाहे ब्रिटिश हो, सब लोग सभी को अपना न्याय देंगे। और जब ये बिल आया, जो बिल पारित हुआ, इसी को लेकर विवाद होने लगा ब्रिटेन में कि जो रिपन है वह गलत कर रहे हैं, भारतीय को इतना अधिकार दे रहे हैं। और जब यह देखता है लॉर्ड रिपन, ये करता क्या है कि 1884 में अपना त्याग पत्र दे देता है। वायसराय से यह अपना त्याग पत्र दे देता है कि हमें ऐसा जो है शासन नहीं चाहिए कि जो हमें अपने कार्य से रोके। तो ये था हमारा लॉर्ड रिपन के समय में जो कार्य हुए। और आगे हम देखते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में, जो 89 से आ गए हम 99 में, बीच में जो छूट रहे हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे उनको हमने छोड़ दिया है। हम सिर्फ उन्हीं को देख रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आगे आता है हमारा लॉर्ड कर्जन। कर्जन का जो कार्यकाल चलता है 1899 से 1905 तक। सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय, सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय, इनके बारे में कह सकते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में, इन्हें जो है सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय के नाम से भी जाना जाता है।
लेकिन जो कर्जन है इन्हें जस्ट उल्टा सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने कार्यकाल में जो 1905 में 1905 में बंगाल का विभाजन, जो प्रथम विभाजन हुआ था बंगाल का, कर्जन के द्वारा किया गया था। कर्जन ने बंगाल का विभाजन क्यों करवाया? क्योंकि वह जानता था कि जो हिंदू मुस्लिम की एकता है, अगर हम इनको बांट देंगे तो यहीं से जो भारतीय की जो शक्ति है वह कम हो जाएगी। उसी के लिए जो कर्जन है उसने बंगाल को अलग कर दिया भारत से। और इसके समय में जो सन 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में जो है विश्वविद्यालय आयोग, सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया, जो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इसके समय में 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय की आयोग की गठित किए गए, जो गठित हुआ और 1904 में इसे पारित कर दिया गया। तो ये था हमारा कुछ लॉर्ड कर्जन से जो एग्जाम में पूछा जाएगा। लॉर्ड कर्जन से जो आप याद रखेंगे, इससे जो मुख्य बात है कि जो बंगाल का विभाजन होता है वह लॉर्ड कर्जन के समय में होता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, एग्जाम में यह कई बार पूछा गया है। तो अभी तक हमने देखा कर्जन के बारे में। अब हम देखते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल चलता है 1905 से 1910 तक। इसके कार्यकाल में कुछ कार्य हुए जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। आगा खां के नेतृत्व में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। एग्जाम में पूछेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आगा खां के द्वारा किया गया था। 1907 में कांग्रेस विभाजन होता है। कांग्रेस जो है वह दो गुट में बढ़ जाता है, एक गर्म दल और एक नरम दल में कांग्रेस का बंटवारा हो जाता है। और आगे चलकर 1919 में पृथक निर्वाचन होता है। इस निर्वाचन में जो वोटिंग होती है, इस वोटिंग में मुस्लिम और हिंदुओं को अलग कर दिया जाता है। मुस्लिमों को अलग वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है, जिसे पृथक निर्वाचन कहा जाता है। आगे गवर्नर जनरल की काउंसिल में, जो गवर्नर जनरल उसमें थे, उनकी काउंसिल में एमपी सिन्हा जो थे वो एक भारतीय थे, उनको नियुक्त किया जाता है। काउंसिल जो गवर्नर जनरल के रूप में उन्हें नियुक्त किया जाता है। किन्हें? एमपी सिन्हा को नियुक्त होते हैं, जो एक भारतीय थे। इससे भी आप याद रखेंगे। आगे आते हैं हमारे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो कार्यकाल चलता है 1910 से 1916 तक। इनके समय में जब यह नियुक्त होते हैं भारत के वायसराय के रूप में, इनके समय में सबसे पहले बंगाल का जो विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में, इन्होंने उसको रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन रद्द करने के बाद बंगाल में जो इनकी राजधानी थी वहाँ से लेकर पहुँचते हैं दिल्ली में जो है 1911 में दिल्ली को भारत जो है बंगाल से भारत और दिल्ली ले जाया जाता है राजधानी। और इसकी जो स्थापना होती है दिल्ली में 1912 में जो है दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता है भारत का। इसके पहले कलकत्ता हुआ करता था, कलकत्ता से 1911 में ले जाते हैं और 12 में इसे राजधानी बना देते हैं। भारत की राजधानी जो है दिल्ली को नियुक्त कर दिया जाता है। इनके कार्यकाल में जो है 1916 में BHU बनारस में है, इसकी जो है स्थापना करते हैं। मदन मोहन मालवीय जो है इसकी स्थापना करते हैं। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि BHU की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था, तो वो मदन मोहन मालवीय ने किया था 1916 में। फिर आगे देखते हैं हम, इसके कार्यकाल में जो है
प्रथम विश्व युद्ध होता है। आप इसे याद रखेंगे, जो प्रथम विश्व युद्ध का दौर चलता है 1914 से 1918 तक। और आगे आते हैं हमारे चिम्सफोर्ड। चिम्सफोर्ड का कार्यकाल जो आता है 1916 से 1921 तक 5 वर्ष का इसका कार्यकाल था। इसके कार्यकाल में कई घटनाएं हुई भारत में, जो आज भी एक घटना के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले होम रूल आंदोलन हुआ। होम रूल जो है, सबसे पहले जो होम रूल की स्थापना करते हैं वो तिलक साहब करते हैं, बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया जाता है 1916 में। आगे चलकर जब एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की अधिवेशन करती हैं, कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं 1916 में, तो उन्होंने पूरे भारत में होम रूल की स्थापना कर दी। इसके पहले जब बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने सिर्फ भारत में 40 जगह इसको लागू किया था। आगे चलकर 1919 में जब 1918 का प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, वहाँ से आने के बाद जो चिम्सफोर्ड थे, जो ब्रिटिश कंपनी की जो अन्य मेंबर जो ऑफिसर थे, उन लोगों ने एक बैठक बैठाई जिसमें रॉलेट एक्ट पारित किया गया। रॉलेट एक्ट क्या था कि इसमें जो है आपको नो अपील नो दलील और नो अपील नो दलील नो वकील के रूप में इसे जाना जाता है कि आपको एक शंका के वश में आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ना ही आप कोई अपील करेंगे और ना ही कुछ वकील के जरिए हो सकता है। इस तरह का कानून लागू किया गया भारत में 1919 में। और यह कानून आने के बाद भारत में इसमें महात्मा गांधी भी आ चुके हैं, इन्होंने भी इसमें जो है भाग लिया और इसका विरोध किया। रॉलेट एक्ट का विरोध के दौरान ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो जलियांवाला बाग था जो अमृतसर में पंजाब में, वहाँ पर जो है वहाँ पर अध्यक्षता कर रहे होते हैं किचलू और सखपाल जो थे, वो लोग 2 लोग वहाँ की नियुक्ति कर रहे थे जो जलियांवाले बाग में। और जब यह बात पहुँचती है ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश शासन को, तो वो लोग भेजते हैं डायर को। डायर जब पहुँचता है बाग में, वह देखता है इतनी संख्या को, उसने ना किसी से कुछ कहा और ना ही सुना, उसने बस अचानक ही गोली चलवा दी। और गोली चलवाने पर उसने 10 मिनट में बताया जाता है कि 1500 से ऊपर व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, करीब 2000 लोग उसमें घायल हो गए और उसमें एक कुआं था जो लाशों से भर गया। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है वह इसी के समय में होता है 1919 में, जो अमृतसर पंजाब में है। जलियांवाला बाग में एक वीडियो हमने इसमें स्पेशल बनाया है, इसके बारे में बताया है, तो आप इसे प्लेलिस्ट में जाकर के विस्तार से जान सकते हैं। फिर आता हमारा 1919 में खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है इसमें भी महात्मा गांधी ने अपना साथ दिया था। और यह जो आंदोलन था यह मुसलमानों के द्वारा किया गया था, जो वहाँ के खलीफा हुआ करते थे तुर्की साइड्स के। वहाँ पर जो ब्रिटिश कंपनी का वहाँ पर भी परचम था, लहरा रहा था। उन लोगों ने जो वहाँ के खलीफा थे उनसे भी विद्रोह करना चाहे। इसी के चलते जो खिलाफत आंदोलन होता है भारत में। 1920 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन भारत में चलाया। आप इसे याद रखेंगे कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले असहयोग आंदोलन कहाँ चलाया, तो वो चलाए थे दक्षिण अफ्रीका में। अगर भारत में पूछे कि भारत में कब चलाए, तो 1919 में उन्होंने सबसे पहले असहयोग आंदोलन चलाया था। आगे आते हैं हमारे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का जो दौर चलता है 1926 से 1931 तक। इसके बीच में जो वायसराय थे वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम से उनसे काफ़ी क्वेश्चन नहीं बनेगा। और जो क्वेश्चन बनता है वह 1926 से 31 जो लॉर्ड इरविन आ जाते हैं इस समय। और लॉर्ड इरविन का जो समय चलता है इनसे कई क्वेश्चन भी बनते हैं, तो उन्हें हम देखते हैं। इनके समय में एक ब्रिटिश द्वारा भेजा जाता है साइमन कमीशन की अध्यक्षता में एक कमीशन आती है, जो 1928 में उसका गठन होता है 1927 में। लेकिन यह भारत पहुंचता है 1928 में। और जब यह लाहौर पहुंचता है तो वहां पर जो थे लाला लाजपत राय इसका विद्रोह करते हैं कि गो साइमन बैग का नारा देते हैं, हमें जो है साइमन
कमीशन जो है भारत में नहीं चाहिए। यह जो है कुछ तरह का एक जो है कानून लागू कर रहे होते हैं भारत में, और जो इसका विद्रोह कर रहे थे लाला लाजपत राय, और वहीं पर लाठियों के मार जो ब्रिटिश कंपनी थी आदेश देते लाठीचार्ज का, और जो लाठियों से पीट पीट कर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और आप इसे याद रखेंगे कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसी होती है, तो उनको जो लाठियों के द्वारा मार मार कर उनकी मृत्यु हो जाती है, जो ब्रिटिश कंपनी उनको मारते हैं। और आगे आते हैं 1928 में साइमन कमीशन हो गया। फिर नेहरू रिपोर्ट, जब साइमन कमीशन जो है भारत से वापस जाता है, और जाने के क्रम में यहाँ पर जो है वह बोलता है कि आप लोग हमारे निरीक्षण करने बिना ही आप भारत को आज़ाद नहीं करा सकते हैं, इस तरह का उसने प्रस्ताव रखा। और तभी नेहरू रिपोर्ट, जो उसमें मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट तैयार किया जिसे 1928 में पारित किया। और इस नेहरू रिपोर्ट के बाद जो है आगे चल कर के गोलमेज सम्मेलन होता है। गोलमेज सम्मेलन जो होता है 1930, 31 और 32 जो लंदन में होता है, इसके बारे में देखते हैं। 5 मार्च 1931 में गांधी और इरविन समझौता होता है। गोलमेज सम्मेलन चालू हो जाता है इंग्लैंड में। गोलमेज सम्मेलन यहाँ से जब साइमन कमीशन वापस जाता है जो लंदन में, वह यहाँ की सारे सिस्टम को बताता है। तो वो जो वहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री यहाँ के वायसराय से बोलते हैं कि हम एक गोलमेज सम्मेलन रख रहे हैं, और भारतीय जो नेता है उनको यहाँ पर भेजिए, उनसे बैठक की जाएगी, और भारत के बारे में जो है उनसे बातचीत किया जाएगा। तो जो गोलमेज सम्मेलन होता है वह 1930, 1931 और 1932 में होता है। 1930 में महात्मा गांधी इसमें जो थे दांडी मार्च की जो नमक कानून तोड़ने में लगे थे, और आगे चल के उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया। 1930 में जब इसका गठन होता है गोलमेज सम्मेलन का, उस समय महात्मा गांधी नहीं जाते हैं। 1930 में नहीं जाने के बाद जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वह उन्होंने इरविन से कहा कि आप किसी भी तरह से जो महात्मा गांधी हैं उनको लंदन भेजिए, इस सम्मेलन में शामिल करिए। तभी इरविन करता क्या है कि 5 मार्च 1931 को गांधी को अपने पास बुलाता है, और बुलाने के बाद उनसे समझौता करता है, जिससे हम इरविन और गांधी समझौता के नाम से जानते हैं। उनके बीच में कुछ समझौता होता है, जिसे उनके बीच में होता है कि हमारे जो नेता हैं उनको जो आप गिरफ्तार किए हैं उनको छोड़ देंगे, और हमारे जो नमक पर इतना कर लग रहा है इसको भी कम करेंगे। और कई तरह की शर्तें जो है महात्मा गांधी ने उनके सामने रखा, और इरविन ने उनको स्वीकार कर लिया। तो 1930, 1931 और 32 में होता है। तो गांधी जो है वह गांधी जो है वह पहुँचते हैं 1931 में, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से जो है 1931 में महात्मा गांधी ने पहली बार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। एग्जाम में पूछता है कि महात्मा गांधी ने 3 सम्मेलन हुए थे, किस सम्मेलन में भाग लिए थे, तो वह 1932 में, जिसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं, उसमें गांधी ने भाग लिया। और तीनों सम्मेलन में एग्जाम में पूछा जाए कि गोलमेज सम्मेलन में, तीनों सम्मेलन में जो है किस भारतीय ने भाग लिया था, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। जब वहाँ से वापस आते हैं गांधी जी वापस आते हैं भारत, उनके बीच और अंबेडकर के बीच में एक संधि होती है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट में ही जो आरक्षण की बात होती है। तो जब हम पढ़ाएंगे गोलमेज सम्मेलन के बारे में डिटेल से बताएंगे, तो वहाँ पर इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आज हम देखते हैं सिर्फ वायसराय के बारे में। आगे आते हैं हमारे लॉर्ड लिथिनगो आते हैं, जो 1936 से 1943 तक इनका कार्यकाल चलता है। इनके समय में जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है। क्यों त्यागपत्र देते हैं कि जब इनका समय चल रहा होता है तो अभी 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध चालू होने के बाद
जो यहाँ के वायसराय थे, यहाँ के जो उस समय नेता लोग थे, वो बोलते हैं कि जो भारतीय हैं इस युद्ध में भाग ले रहे हैं, इस तरह का उन्होंने बात जो है ब्रिटेन में रखा। तभी जो कांग्रेस के मंत्रिमंडल थे वह अपने पद से इस्तीफा देना चालू कर देते हैं कि आप यह जो है झूठी बात क्यों बता रहे हैं, इस तरह का बात होता है। और मंत्रिमंडल में धीरे धीरे लोग जो है अपना त्याग पत्र देना चालू कर देते हैं, जो 1939 में। आगे चलकर 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने जब यह देखा कांग्रेस जो है बिखर रहा है, उन्होंने एक मुक्ति दिवस को मनाया। जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में अपना जो है दिवस मनाया, जिसे मुक्ति दिवस कहा जाता है। आगे चलकर 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया और इस अगस्त प्रस्ताव से ही भारत में धीरे धीरे स्वतंत्रता का लहर दिखाई देने लगा। 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया और यहाँ से जो है भारत को आज़ादी मिलने का जो है एक लक्ष्य दिखाई देने लगा। 1940 में ब्रिटेन में जो चुनाव होता है और इस चुनाव में वहाँ पर प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन होता है और इस चुनाव में जो चर्चिल, जिन्हें विंस्टन चर्चिल के नाम से जानते हैं, जो वहाँ पर वह जीतते हैं, जिन्हें पीएम बनते हैं चर्चिल। और यह जब बनने के बाद उन्होंने आदेश दिया कि भारत को जो है स्वतंत्र किया जाएगा। आगे चलकर आता है जो क्रिप्स मिशन आएगा। क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन आते हैं और इन्हीं के कैबिनेट मिशन के ही आगे आने के बाद भारत आज़ाद होता है। तो आगे हम देखते हैं लॉर्ड वेवेल को। लॉर्ड वेवेल जो है इनका कार्यकाल चलता है। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल जो चलता है वह 1943 से लेकर 1947 तक चलता है। 1946 में नौसेना विद्रोह, जो नौसेना थी भारत की, इसने विद्रोह कर दी। जो उस समय सुभाष चंद्र बोस भी अपना सेना लेकर डटे हुए थे भारत को आज़ाद कराने पर, और नौसेना ने भी विद्रोह कर दिया कि हमें जो है भारत को आज़ाद करना है। और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाई। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हमें जो है हमारा देश अलग चाहिए, इस तरह का उन्होंने कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। जो संविधान सभा की गठन होती है, जिसे 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इस बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। और जब इस अध्यक्षता में इस सभा में मुस्लिम लीग भाग नहीं लेता है तो यह पुनः जो है 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक होती है, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। और उनकी अध्यक्षता में जो है मुस्लिम लीग भी। लॉर्ड वेवेल के बाद जब फिर से ब्रिटेन में इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन में जो चर्चिल है वह हार जाते हैं और वहाँ के नए पीएम होते हैं एटली जो है वहाँ के नए पीएम, नए प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। और एटली जो है वह आदेश देते हैं कि जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। और इसी के तहत जो है उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा। लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आते हैं तो वह एक वायसराय के रूप में नियुक्त होते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन एक वायसराय के रूप में नियुक्त होते हैं जब 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ाद कर दिया जाता है। और इस आज़ाद करने के बाद इनको जो है अंतिम वायसराय के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा कि जो है भारत के अंतिम वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आते हैं तो उन्होंने एक योजना लाई जिसे माउंट योजना के नाम के जानते हैं। माउंट योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली। आप इसे याद रखेंगे कि जो माउंटबेटन है इन्हीं के नाम पे माउंटबेटन योजना आता है भारत, और इसी योजना के तहत भारत को स्वतंत्र कर दिया जाता है। आगे चलकर जब इटली द्वारा 1948 तक आज़ाद करने का प्रस्ताव रखा गया था, तब भारतीय जो थे वह इनसे विद्रोह करने लगते हैं माउंटबेटन से कि आप जो है
यहाँ से चले जाइए, आप अपने देश जाइए और भारत का नीति तो जो है अब हम लोग करेंगे। और इस तरह से कुछ भारतीय के विद्रोह के बाद बेटन जो है लॉर्ड माउंटबेटन वह चले जाते हैं और उनके जाने के बाद श्री राजगोपालचारी जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बन जाते हैं। भारत को स्वतंत्र किसके समय मिलती है, तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय में मिलता है। और जो स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं वह बनते हैं श्री राजगोपालाचारी, जिन्हें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम से जाना जाता है। इनका कार्यकाल 1948 से 1950, जब हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 तक जो है गवर्नर जनरल का कार्यकाल चलता है। और उनके बाद जो है 26 जनवरी 1905 के बाद जो है हमारा राष्ट्रपति का कार्यकाल चालू हो जाता है। तो ये था हमारा भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में।